नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी कर दी है, जिसके माध्यम से हमारे सामने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सामने आया है। इस जेंडर गैप इंडेक्स में हमें पता लगता है कि वर्ष 2024 में भारत में जो जेंडर गैप की स्थिति है उसमें 2 पायदान की गिरावट आई है। यानी वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत 127वें स्थान पर था, तो वर्ष 2024 के सूचकांक में भारत ने 129वां स्थान प्राप्त किया है। भारत की रैंकिंग में क्यों गिरावट आई है और साथ ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है और किन पैमानों के आधार पर यह लैंगिक असमानता को मापने का प्रयास करता है, आज इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहेंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसको थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है, जो सूचकांक है, ये क्या है और किस आधार पर ये महिलाओं और पुरुषों के बीच जो अंतर है उसको मापने का प्रयास करता है, इसके उद्देश्य क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, उस पर बात करेंगे और अंत में ये देखेंगे कि किस प्रकार से भारत अपने यहाँ जेंडर गैप को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, यानी महिलाओं की सशक्तिकरण के प्रयास कर रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो और चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ता है। 2 से इसलिए जुड़ता है क्योंकि एक ग्लोबल रिपोर्ट है और 3 से आर्थिक स्थितियों को देख करके जुड़ता है, तो 2 और 3 में ये पूछा जा सकता है। साथ ही सोशल जस्टिस से भी आप, सोशल जस्टिस जो सामाजिक न्याय खंड है प्रश्न पत्र 2 का, उससे भी आप इसे जोड़ करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। साथ ही इन सभी जो प्रोग्राम का आपको पीडीएफ फाइल है वो इनफोकस दृष्टि आईएएस टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जिसके माध्यम से ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक हमारे सामने आता है, वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2024 की रैंकिंग जारी कर दी गई है जिसमें भारत 2 स्थान गिर करके 127वें स्थान से पिछले वर्ष के मुकाबले 127वें स्थान के मुकाबले 129वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रथम स्थान आइसलैंड ने हासिल किया है और 146वां स्थान यानी सबसे अंतिम स्थान सूडान ने प्राप्त किया है। 146 देशों की रैंकिंग है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड है और 5वें स्थान पर स्वीडन को रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो पहली 10 रैंकिंग है उसमें से 7 देश यूरोपीय देश हैं। तो एक महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि जो जेंडर गैप है वो सबसे कम जो अगर कहीं रिफ्लेक्ट होता है तो वो यूरोपीय देश में रिफ्लेक्ट होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि वस्तुतः ये है क्या जेंडर गैप सूचकांक। जेंडर गैप सूचकांक वस्तुतः महिलाओं और पुरुषों के बीच अलग अलग मानकों, अलग अलग आयामों पर उनके बीच किस प्रकार से अंतर विद्यमान है, किस प्रकार से जेंडर के आधार पर एक असमानता फैली हुई है, उसका एक मापन करता है। वर्ष 2006 से इस इंडेक्स को जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और इसी तरह से वर्ष 2024 में भी ये इंडेक्स जारी किया गया है। 4 प्रमुख आयामों पर अलग अलग देशों में जो लैंगिक समानता है उसकी दिशा में होने वाली प्रगति पर देशों का ये मूल्यांकन करता है। ये 4 आयाम कौन से हैं? पहला आयाम है आर्थिक भागीदारी और अवसरों का क्या अंतर है, यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच आर्थिक भागीदारी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का किस प्रकार से अंतर विद्यमान है। साथ ही शिक्षा के अवसर किस प्रकार से विद्यमान है, यानी महिलाओं और पुरुषों के लिए शिक्षाओं के अवसरों में किस प्रकार से अंतर बना हुआ है और इस अंतर को पाटने का प्रयास किस प्रकार से किया जा रहा है। जो तीसरा पैमाना है वो है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, यानी हेल्थ एंड सर्वाइवल। चौथा पैमाना है राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। इन 4 पैमानों पर पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को मापने का प्रयास किया जाता है और यह देखा जाता है कि अलग अलग देश इस असमानता को दूर करने का प्रयास किस प्रकार से कर रहे हैं। जो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है इसका मापन 0 से 1 अंक के बीच किया जाता है। अगर किसी देश को
0 अंक प्राप्त होते हैं तो उसका सीधा मतलब है कि उस देश में पूर्णतः असमानता की स्थिति विद्यमान है। अगर किसी देश को 1 अंक प्राप्त होता है तो उसका मतलब है कि उस देश में पूर्णतः लैंगिक समानता विद्यमान है। कब से शुरुआत इस जेंडर गैप इंडेक्स की हुई थी? वर्ष 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये तब से ही लगातार लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में होने वाली प्रगति को ट्रैक करने का प्रयास कर रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस प्रकार से है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो सापेक्ष अंतराल है, जो इनका अंतराल बना हुआ है, उस पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक दिशा सूचक के रूप में काम कर सके, एक कंपास के रूप में काम कर सके, ताकि अलग अलग देश अपनी स्थिति का एक थोड़ा सा जायजा लेकर के अपने यहाँ जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल पॉलिसी है उसको तय कर सके। यानी अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए ये विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिक यानी रेलेवेंट प्राथमिकताएं निर्धारित करने में अलग अलग देश सक्षम हो सके। इसके अंतर्गत इसका विशेष महत्व है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस सूचकांक को जारी करने की शुरुआत हुई थी। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा है वर्ष 2024 के इंडेक्स में। अभी आपको बताया गया था कि भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 127वें स्थान से गिर करके 129वें स्थान पर आ गया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के क्षेत्र में थोड़ा सा कमजोर प्रदर्शन किया है और वहीं आर्थिक पार्टिसिपेशन, आर्थिक भागीदारी के स्तर पर थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया है। तो 2 स्थानों की गिरावट इसमें हमें देखने को मिलती है। अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो भारत की जो मंत्री परिषद है, अभी हमारी 18वीं लोकसभा का गठन हाल ही में हो चुका है लोकसभा चुनाव 2024 के माध्यम से। तो जो 17वीं लोकसभा थी उसमें हम अंतिम रूप से देख सकते हैं कि मंत्री परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 6-7% के आसपास था। और अगर हम संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को देखें तो वो लगभग 17% के आसपास था। यानी बहुत अधिक प्रतिनिधित्व महिलाओं का नहीं था। इसके कारण भारत को थोड़ा रैंकिंग में नुकसान हुआ है। वहीं भारत ने भले ही प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया हो, लेकिन ओवरऑल शिक्षा के स्तर पर उसका बेहतर प्रदर्शन नहीं माना गया है, उसमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है और इसीलिए ये रैंकिंग में हमें 2 स्थानों की गिरावट देखने को मिलती है। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो दक्षिण एशिया में भारत की जो रैंकिंग है वो 5वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर नेपाल है, तीसरे स्थान पर श्रीलंका है और चौथे स्थान पर भूटान है। वहीं छठे स्थान पर मालदीव को रखा गया है और सबसे निचला स्थान दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को दिया गया है। और आपको पता होगा कि अफगानिस्तान को इस बार की रैंकिंग में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। 146 देशों की इस बार की रैंकिंग में सबसे अंतिम स्थान सूडान को मिला है, लेकिन पिछले वर्ष 2023 में सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला था, लेकिन अफगानिस्तान को वर्ष 2024 की रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है। तो दक्षिण एशिया में जो अंतिम स्थान है वो पाकिस्तान का है और भारत 5वें स्थान पर है, जो एक बेहतर स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता। बांग्लादेश को 99th रैंक मिली है और अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल को 117वीं रैंकिंग मिली है, श्रीलंका को 122वीं, भूटान को 124वीं, भारत को 129वीं, मालदीव को 132वीं और पाकिस्तान को अंतिम स्थान से जस्ट पहला स्थान यानी 145वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में अभी आपको बताया कि माध्यमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में जहां तक एनरोलमेंट की बात है, नामांकन की बात है, तो भारत में एक अच्छी लैंगिक समानता देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल शैक्षिक मानकों में महिलाओं की हिस्सेदारी के अंतर्गत उसकी रैंकिंग में थोड़ी सी गिरावट पिछले साल के मुकाबले हुई है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो भारत वैश्विक स्तर पर 65वें स्थान पर है। और अगर पिछले 50 वर्षों में भारत में जो पुरुषों और महिलाओं का उच्चतम स्तर पर यानी राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर, प्रधानमंत्रित्व स्तर पर अगर उनका प्रतिनिधित्व देखें तो भारत को ओवरऑल 10वीं रैंकिंग पूरे विश्व में प्राप्त हुई है। 10वीं रैंकिंग का प्राप्त होने का कारण यह है कि भारत में लंबे समय तक श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन रहा है, तो उच्चतम स्तर पर एक महिला द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। उसी प्रकार से वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू। तो भारत को इसके अंतर्गत 10वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है अगर हम महिला पुरुष राष्ट्राध्यक्षों की बात करें और पिछले 50 वर्ष का मूल्यांकन करें। अगर भारत में आर्थिक समानता की स्थिति की बात करें तो भारत को
39.8% अंक प्राप्त हुए हैं। 39.8% पर इसको रखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि अगर कोई पुरुष 100 रुपए कमाता है तो महिला 39.8 रुपये कमाती है। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से भारत में गिरावट दर्ज की गई है कि वर्ष 2012 में भारत में अगर कोई पुरुष 100 रुपए कमाता था तो महिला 46 रुपए कमाती थी। तो आर्थिक पार्टिसिपेशन के अंतर्गत आर्थिक समानता के स्तर पर भारत में एक गिरावट देखने को मिली है। और अगर भारत इस अंतर को पाटना चाहता है तो भारत को 6.2% अंकों की एक सामान्य वृद्धि करनी होगी। ये भारत का सामान्य तरह से सामान्य प्रदर्शन वर्ष 2024 के इंडेक्स में रहा है। अगर हम देखें कि भारत किस प्रकार से राजनीतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर या स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर महिलाओं की सशक्तिकरण के प्रयास कर रहा है तो हमें यह पता लग जाएगा कि भारत अपने यहाँ पर जेंडर गैप को किस तरह से दूर करने का, उसके अंतर को पाटने का प्रयास कर रहा है। कई प्रयास किए गए हैं महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, उनके सर्वाइवल को बेहतर करने के लिए। जैसे एक महत्वपूर्ण योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा का, साथ ही उनकी सुरक्षा और सर्वाइवल का ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से महिला शक्ति केंद्र के माध्यम से महिलाओं के कौशल को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो अपनी आजीविका के बेहतर अवसरों का सृजन कर सके। इसी तरह से महिला पुलिस वॉलंटियर्स अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनको गठित करने की परिकल्पना की गई है ताकि समुदायों और महिलाओं के बीच, समुदायों के बीच और पुलिस के बीच महिला वॉलंटियर्स एक कड़ी के रूप में काम कर सके और महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। उसी तरह से एक सूक्ष्म वित्त कोष बनाया गया है जिसको हम राष्ट्रीय महिला कोष के नाम से जानते हैं, जो महिलाओं को सूक्ष्म वित्त प्रदान करता है, सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है ताकि वो अपनी आजीविका के बेहतर अवसरों का निर्माण कर सके। बालिकाओं के खाते खोलने की योजना शुरू की गई है सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके। उसी प्रकार से स्टैंड अप योजना और महिला ई हार्ट योजना के माध्यम से महिला उद्यम को बढ़ावा दिया गया है ताकि वो अपनी आजीविका के अवसरों का सृजन कर सके। और इसी प्रकार से जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड ब्लॉक हैं, जो सबसे पिछड़े हुए ब्लॉक हैं, वहां पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जा रहे हैं ताकि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, उन्हें बेहतर किया जा सके। इसके अलावा राजनीतिक आरक्षण की अगर हम बात करें, राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो आप जानते हैं कि पंचायती राज स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। और हाल ही में भारतीय संसद ने 106वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया है जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 1/3 आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो प्रथम जनगणना होगी और उस जनगणना के आधार पर जो परिसीमन किया जाएगा, उस परिसीमन के बाद महिलाओं को इस तरह का 1/3 आरक्षण लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में प्रदान किया जाएगा। तो ये राजनीतिक सशक्तिकरण का भारत की तरफ से प्रयास किया गया है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि दृष्टि आईएएस ने आईएएस मेंस 2024 के लिए एक लाइव ऑनलाइन बैच प्रारंभ कर रहा है। इसकी कक्षाएं 24 जून से प्रारंभ होंगी। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत कौन से स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं 127वें स्थान पर है, 129वें स्थान पर है, 135वें स्थान पर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।